वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती। आज लाइट्स कैमरा मस्ती पर हम जिन शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं उन्होंने सिर्फ स्टेज प्लेज ही नहीं किए बल्कि उन्होंने लोगों की सोच को बदला है। 200 से भी ज्यादा प्लेस, फिल्म और टेलीविजन में काम, परिचय थिएटर के फाउंडर, द लेजेंड हिमसेल्फ। प्लीज वेलकम शकील सयानी सर। थैंक यू वेरी मच। रियली मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के अंदर चाहत नहीं रहा है अब एक्टिंग सीखने की। आप शो मत करो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बस जो कैरेक्टर है उसी में इंटर कर जाओ। कोर्ट मार्शल जब वो रो रो कर कहता है रामचंद्र कि ये कैप्टन मुझे चिट्ठा चूड़ा पुकार, चिट्ठे चूड़े हराम की सेट। तेरी माँ जरूर किसी कैप्टन या वर्मा के साथ सोई होगी। बॉलीवुड वाले ये सब भूल गए हैं कि सबको लेके चलना है। उनको क्या लगता है बस शाहरुख खान को लेके चलना है, आमिर खान साहब को लेके चलना है जो 500 करोड़ कमाने में। 500 करोड़ के चक्कर में फिल्म फ्लॉप हो। अगर लोग पहले की तरह मेहनत करें ना तो सेंस बहुत है, सेंस बहुत से बहुत एटीट्यूड में मर रहे लोग। मैं सच बताऊं कि राइटर के लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए। डिसिप्लिन के लिए थिएटर ही सबसे अच्छी जगह है। शकील जी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाइट कैमरा मस्ती में। ऐसा लग रहा है मुझे मस्ती करना चाहिए। एक्चुअली आप आए भी इसीलिए अब आप अपनी जितनी भी बातें हैं दिल की एटलीस्ट दिल खोल के बोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे जी आपके जरिए। हाँ, Thank you बस very much. यही मोटिव है हमारे इस शो का। जो चीजें जो लोग आम ऑडियंस के पास जो चीजें नहीं पहुंच पाती है हम इस मीडियम के थ्रू तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, आप जब भी कलकत्ता में स्टेज शो कर रहे थे तो आपने कभी सोचा था कि आप कभी 200 से ज्यादा प्लेस डायरेक्ट करेंगे और लाइफ कैमरा मस्ती पे आएंगे? कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट ऑनेस्टली। आई वॉज जस्ट पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड लर्निंग। जब मैं कलकत्ता शहर स्टेज पे कदम रखा तो मेरे अंदर सिर्फ जज्बा था, जुनून था। लेकिन 200 प्लेयर्स को डायरेक्शन देंगे, आई कांट बिलीव, बट आई हैव डन। यस। बिग अचीवमेंट। हाँ, अच्छा, कब हुआ ऐसा कि आपका थिएटर का जो ये इंटरेस्ट था वो आपके लिए एक्चुअली मिशन बन गया? ऐसा कब हुआ? जब मैंने अपने प्लेयर्स को, लोगों का इंटरेस्ट देखा, मैंने असली भीड़, फीडबैक, अच्छे रिव्यूज, मैं सच कह रहा हूँ, इट रियली मूव समथिंग इन मी। तो कहाँ से शुरुआत की आपने? वहाँ से मेरा जो शौक है ना वो मिशन में बदल गया। ओके। वहीं से मिशन में बदल गया। मैंने सोचा जब लोगों को अच्छी लग रही है स्टोरी, मेरी कहानी, मेरे नाटक अच्छे लग रहे हैं तो क्यों ना मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ मैं। तो आपने स्टार्ट से ही डायरेक्ट करना स्टार्ट किया था या फिर आपने एज एन एक्टर स्टार्ट किया? नहीं, पहले एज एक्टर शुरू किया था मैंने। ओके। पहले मैं कोलकाता शहर में स्ट्रीट प्ले करता था, अच्छा। कुछ स्टेज प्लेस भी करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें की है जो आपको बताएंगे हम। लेकिन इंटरेस्ट मेरा स्ट्रीट प्ले से जागा। स्टेज प्ले से। सर, आपने ऑर्केस्ट्रा, गजल शोज, मिमिक्री, आपने ये सारी चीजें करी हैं। क्या ये स्ट्रगल का फेज था या लर्निंग प्रोसेस? मेरे ख्याल से सीखने का शौक था मुझे। स्ट्रगल तो उस वक्त अपने वालिदैन पेरेंट्स के साथ था। मैं सीखने का बहुत शौक था, हंसाने का बहुत शौक था। मैं कॉमेडी फिल्म्स ज़्यादा देखता था और अनाउंसमेंट करना, मिमिक्री करना, ये मेरा पैशन था। मेरे एक उस्ताद थे कोलकाता शहर में, वो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गाया करते थे, उन्हीं के साथ मैं जाया करता था। ओके। और वहाँ से मेरा अनाउंसमेंट शुरू हुआ। फिर मैंने मिमिक्री किया और जोक्स बोले। उसके लिए मैंने बंगाली सीखा, जबकि मैं उर्दू मीडियम का बच्चा था। मैं यंग था,
पैशनेट था। बहुत सारे मिमिक्री शोज किए मैंने पूरे वेस्ट बंगाल में। ओके, तो वैसे भी बंगाली तो आ ही गई होगी ना आपको? बंगाली में जोक्स बोल सकता हूँ मैं। मैंने याद किया जोक्स, मैं जोक्स बोलने के लिए मैंने बंगाली सीखी है। वैसे कोलकाता शहर में बंगाली जानता था मैं, लेकिन और ज़्यादा सीखना पड़ा क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है उर्दू मीडियम में, तो बंगाली सीखकर मैंने बहुत सारे जोक्स भी बोले। ए गुरु, आकाशे पाखिरा उड़ते पारे, आमी क्यों उड़ते पारबो ना। मतलब आकाश में पंछी उड़ सकता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता, एक बेवड़ा बोलता है। इस तरह से जोक्स भी बोले मैंने। हाँ, वो टोन भी आनी चाहिए ना, वो जरूरी होती है वो बंगाल की। अच्छा, जब आप मुंबई आए थे तो वो क्या स्ट्रगल का फेज था? किसी ने आपको सपोर्ट किया उस टाइम, या फिर आपका मतलब पैशन था खाली? मुंबई आने का कोई इरादा नहीं था मुझे, लेकिन जब मैं नाटक कर रहा था, स्टेज प्रोग्राम कर रहा था, गज़ल में नज़ामत कर रहा था, मतलब कंपेनर था मैं, तो मुझे फील हुआ कि जो बातें हम कोलकाता शहर में कह रहा हूँ वो मुंबई जाकर और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ मैं, अपने मैसेज को, अपने आवाज़ को। जब मैं मुंबई शहर आया तो मैं पृथ्वी थिएटर गया, वहाँ मेरी मुलाकात हुई मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे जी से, और उनके साथ मैं 2 साल सीखता रहा। तो कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ आपको? वो अमरीश पुरी को सिखा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर को सिखा चुके थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। डांट पड़ती थी आपको? बहुत डांट पड़ती थी, बहुत। तो शुरुआत आपने बैक स्टेज से की या फिर सीधे आपको चांस मिल गया था? मैं बैक स्टेज भी किया और उनके सीखा बहुत, उनके साथ सीखा बहुत। अभी तो है नहीं वो, लेकिन उनकी दुआ है मेरे साथ। कुछ बताया ना उनके बारे में, क्या किस तरीके के इंसान थे, क्या कुछ किए आपने उनके साथ? वो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं आज के ज़माने में मैं भी उस्ताद हूँ, लेकिन मैं डांट नहीं सकता स्टूडेंट्स को। वो तो फेंक के मारने वाले इंसान थे। हाँ, सुना उनके बारे में, बहुत strict अमरीश थे। पुरी साहब को तो दौड़ा देते थे वो। समझे कि नहीं? मगर हाँ, वो ब्रह्मांड थे, गुरुजी थे वो। सच पूछे तो गुरुजी थे। उनसे ही सीखा मैं कि बच्चों को सिखाओ तो सबसे पहले उर्दू सिखाओ, क्योंकि आप उर्दू सीख गए तो 50% एक्टर बन गए। अच्छा, राइट है, दिस इज फैक्ट है। दिलीप कुमार साहब क्या थे, उर्दू के माहिर थे। बट ये कैसे, ये मतलब ये क्या कनेक्शन है? मैं उर्दू सीख गए तो एक्टिंग सीख गए, ये उर्दू उर्दू क्या करता है कि आपके जबान को मतलब शक्कर बना देता है, और हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में उर्दू की बहुत जरूरत है। आप जीरो को तो जीरो नहीं बोल सकते ना, आप कोशिश को कोशिश नहीं बोल सकते, शकील को शकील नहीं बोल सकते, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। शाहरुख खान को शाहरुख नहीं बोल सकते, शाहरुख भाई, शाहरुख खान बोलना पड़ेगा, शाहरुख खान। शाह में भी एस लगाना पड़ेगा, और रुख में भी खा लगाना पड़ेगा, और खान में भी खा लगाना पड़ेगा, नुक्ता। ये नुक्से ही नहीं लगते लोगों से। तलफ़ुज़ की बात है। मतलब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे अक्षय कुमार हो, धर्मेंद्र साहब हो, ये सब उर्दू जानते हैं, पढ़ना लिखना सब जानते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, उर्दू की बहुत जरूरत है। बेसिकली उर्दू जानने से, उर्दू लैंग्वेज जानने से आपकी जबान क्लियर हो जाती है, आपके डायलॉग्स क्लियर होते हैं। और उसको बोलने में जो उतार चढ़ाव होते हैं, वो हम काफी हद तक जब उर्दू में बात करते हैं तो वो उतार चढ़ाव हम सीख जाते हैं। जो हमको आके बोलते हैं ना, इम्प्रोवाइज करना है, ये अप जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, वो हम काफी हद तक सीख जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं भी लखनऊ क्योंकि से हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से आते हैं, फिल्मों में काम तो करते हैं, लेकिन उर्दू की वजह से वो जोधा अकबर जैसी फिल्में नहीं कर पाते हैं, जोधा अकबर जैसे सीरियल्स नहीं कर पाते। काम उसके तो लिए करते उर्दू हैं। आनी चाहिए। बहुत मैंने किया जरूरी है, जोधा अकबर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने कोर्ट मार्शल, सुगंधी, समझदार पागल जैसे सीरियस प्लेस किए हैं। उनकी थीम्स बहुत रेलेवेंट होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको, कि आपको ये इतने इंटेंस जो प्लेस होते हैं उनको करने की इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, कहाँ से? ऑब्जर्वेशन, अच्छा। ऑब्जर्वेशन। जब हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं तो फील होता है कि मुझे उस तरह का नाटक उठाना चाहिए जो लोगों के, जो लोगों को मतलब सोचने का अंदाज बदल दे। ऑब्जर्वेशन। तभी तो मैंने उठाया सुगंधी। सुगंधी नाटक एक्चुअली सादत हसन मंटू जी ने लिखा है। अच्छा। सादत हसन मंटू जी को जानते हैं आप? जी, जी। फिल्म मंटू बनी थी फिल्म,
तो मंटू जी जो थे वो ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट के ऊपर लिखते थे, वो हतक के नाम से लिखे थे, हतक, द इंसल्ट, तो मैंने उसका नाम सुगंधी रखा। उसके बाद मैंने कोर्ट मार्शल किया, वो छोटी जाति के ऊपर है, आप छोटी जाति पे वो ज्यादा दबा नहीं सकते आप सुनते भी होंगे हर दिन कि बड़े बड़े कैप्टन जो है, मेजर जो है, अपने हवलदार को, अपने सूबेदार को मतलब पानी दाल दाल बहुत पानी वाला पिलाते हैं, तो रोटी खिलाते हैं, सूखी रोटी, बहुत मारते पीटते इस तरह के, तो उस पे तो क्या आपको ये सब जो इतने इंटेंस चीजें हैं, ये आपको क्या तकलीफ देती है अंदर दिल में? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सोसाइटी में, चीजें बदलनी चाहिए, इस थॉट से आप करते हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलिए। मैं तो और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली हम लोग बोल नहीं पाते। नहीं पर सर प्लीज फील फ्री, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा मीडियम है जिसपे हम चाहते हैं कि जो जो चीज़ें आप या कोई भी जो भी गेस्ट आते हैं ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाए, तो हम इस मीडियम के थ्रू उन तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, वही बात है जो शुरू से चलता आ रहा है हिंदुस्तान में या क्या पूरी दुनिया में है, कि हम अपने से छोटों को देख नहीं पाते हैं, चाहे वो जाति के तौर पे हो या फिर गरीब हो, हाँ, या कोई प्रोस्टिट्यूट हो, हम तो उसको खाने नहीं देते ना भाई। आज बॉम्बे शहर में अगर कोई लड़की अब सर्वाइव नहीं कर पा रही है, अगर वो कुछ गलत धंधे पर लग जाती है, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते ना, हम उसको मार नहीं सकते, पीट से नहीं सकते, क्योंकि हम तो उसको कुछ दे रहे नहीं ना। अगर उसको हम सपोर्ट करते तो कुछ बोल सकते हैं, आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो सादत सर मंटू साहब वही लिखते थे। फिर मैंने एक नाटक किया था समझदार पागल, वो प्रमोद ब्रह्मभट्ट जी के हुए हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ रायपुर के। वो यहाँ बॉम्बे आए थे स्ट्रगल करने के लिए, राइटर बनने के लिए। उन्होंने बॉम्बे में रहकर लिखे हैं करप्शन के ऊपर, कि मतलब आदमी को एक नौकरी नहीं मिल रही है, चलो एक आदमी को नहीं मिल रही, लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं मिल रही ना भाई, तो ये तो करप्शन है ना ये। तो इसी विषय पे जो इंसान कह नहीं सकता अपनी बातें, वो पागल कह रहा है, वो पागल वो बातें बता रहा है। हाँ पागल कह रहा है, और नॉर्मली इंसान जो अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, हाँ वो शर्मो शर्मी में या हाँ, सोसाइटी के चक्कर में चीजें ऑडियंस बोल नहीं पाते। हाँ। ऑडियंस का फीडबैक था हम्म, कि सर आपने इतना शानदार नाटक किया है कि जो इंसान आज के दौर में कह नहीं पा रहा वो पागल कह रहा है। एक्चुअली वही समझदार है आज की डेट में। हाँ, और क्योंकि उसको किसी की चीज का डर नहीं है, उसे किसी चीज का हाँ। खौफ नहीं है कि कौन उसे जज करेगा, कौन उसे क्या, ठीक है पागल करार दे दिया, मैं उससे ज्यादा क्या बोलेगा। मंत्री 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 नेता तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना भाई, हाँ। कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, पूरी दुनिया कब्जा कर लेंगे, लेकिन एक नौकरी जो बच्चा मांग रहा है उसको तो दीजिए। रिश्वत वैसे ही चल रहा है। सालों से चलता है। साई सर एक बात बताए, कभी आप स्टेज पे शो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और करते हुए आपको ऐसा लगा कि इस परफॉर्मेंस या इस शो में ऑडियंस इमोशनली हिल गई है एकदम, मतलब दे आर देयर? सबसे ज्यादा मुझे फील हुआ है सुगंधी में, जब मैं कर रहा था लोग हिल गए थे, और जब वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है सुगंधी, सेठ, अरे ओ सेठ, सेठ, जब उसे थूक के चला जाता है तब उसे फील होता है यार कि जो मैं कर रहा हूँ धंधा, ये हमेशा के लिए नहीं है। और एक नाटक और था वो कोर्ट मार्शल, जब वो रो रो कर कहता है, रामचंद्र रो रो कर कहता है कि ये कैप्टन मुझे चिट्ठा चूड़ा पुकारता है, चिट्ठे चूड़े हराम की सेट, तेरी माँ जरूर किसी कैप्टन या वर्मा के साथ सोई होगी। तो वो सीन जब स्टेज पे होता है, जो आपने सवाल पूछा ना, बिल्कुल सही है। मैंने देखा लोगों के अंदर, नाटक खत्म होने के बाद लोग हाथ मिलाने के लिए आए थे। नहीं नहीं, आई कैन फील दैट। अभी आपने जब परफॉर्म किया तो आई कैन ये तो मैं जस्ट बताया, लेकिन जो रामचंद्र का कर रहा था मेरा स्टूडेंट संदीप गुप्ता नाम में, कमाल का किया था। बहुत सारे लोगों ने किया, या सरोरा ने किया है,
राजस्थान का रहने वाला यश अरोड़ा, उन्होंने किया है, बहुत लोगों ने किया है। क्या अच्छा आपको लगता है कि आज की डेट में पब्लिक जो है वो थिएटर के लिए रेडी है, या फिर उनका वो रील्स बनाने के मूड में रहते हैं ऑल द टाइम? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कहने में भी फंबल हो रहा है मेरा। रियली मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के अंदर चाहत नहीं रहा है अब एक्टिंग सीखने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। रील रील की वजह कर लोग परेशान हैं। कमर्शियलाइजेशन हो गया ना। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि रील बनाने वाले एक्टर जो है वो मतलब कब तक बनाएंगे आप? आपका मकसद क्या है, एम क्या है? आप तो बड़ा एक्टर बनना चाहते थे भाई, तो आप अपने मिशन से हट रहे हैं आप। अभी जब मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो अभी मैं रील बनाने लगूंगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिल्म के लिए टाइम नहीं मिलेगी। पर लोगों की सोच ये भी है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थिएटर एक्टिंग बहुत लाउड होती है और उनको फिल्म और टीवी के से रिलेटेड काम करना है, तो वो थिएटर क्यों करे? कुछ लोगों की ऐसी सोच है। वो जो सोचते हैं ना बेवकूफ लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता हूँ, मैं झिझक कहता हूँ, मैं बेवकूफ है क्योंकि 90% लोग तो थिएटर वाले कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो स्टार के बेटे हैं, पैसे वाले के लड़के हैं, है ना, इंस्टीट्यूट से आए। सिर्फ 10% से भी कम। 90% लोग जो है ना थिएटर वाले हैं। तो लॉर्ड कैसे हुए? अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लॉर्ड कहेंगे, नसीरुद्दीन शाह को लॉर्ड कहेंगे, राजपाल यादव, रघुवीर यादव, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी, सब क्या लॉर्ड एक्टर है क्या? बताइए। तो ये मिथ है बेसिकली, ये नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ एक्टर स्ट्रीट प्ले करके आ जाते हैं या नौटंकी करके आ जाते हैं और उसको सेंस नहीं होता बेचारे को, उसको कैमरे का सेंस नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि वो उसी हिसाब से काम करते हैं। अब लोग बदनाम कर देते हैं कि भाई लॉर्ड होता है थिएटर एक्टर। लेकिन अगर थिएटर एक्टर लॉर्ड होता तो 90% लोग कैसे काम करते हैं? सब सेंस की बात है। अब गोलमाल में आप फिल्म काम करेंगे तो टाइमिंग देखना पड़ेगा ना। अगर वही आप फिल्म कोई सीरियस फिल्म कर लीजिए, सीरियस फिल्म कीजिए, तो उसमें आप टाइमिंग कैसे देखेंगे? उसमें तो सीरियस होना पड़ेगा, नेचुरल बोलना पड़ेगा। लेकिन गोलमाल फिल्म कर रहे तो उसमें लॉर्ड बोलना पड़ेगा, उसमें जॉनी लीवर चाहिए। लॉर्ड लॉर्ड नहीं करेंगे तो कॉमेडी कैसे आएगी? यही वजह है कि आजकल ऐसे एक्टर पैदा नहीं हो रहे हैं, मतलब कॉमेडियन पैदा नहीं हो रहे हैं, यही बोल बोल के। वरना देखिए साउथ में देखिए आप, कितना लॉर्ड करते हैं लोग, पसंद करते हैं। उनके जितने कैरेक्टर लोग रहते कितना कितना लॉर्ड करते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। ये सब इन लोगों ने बोल बोल के एक्टर खत्म कर दिया है। हर तरह का एक्टर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि पहले जमाने में क्या नेचुरल एक्टर नहीं थे क्या? बलराज साहनी, संजीव कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, ये सब तो नेचुरल एक्टर थे, मेथड एक्टर नहीं थे क्या? सब कुछ भी लोग बोल रहे हैं और फिल्म बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह। साउथ की फिल्में देखिए ना आप, कितने सारे कॉमेडियन हैं जो लॉर्ड एक्टिंग करते हैं। अच्छा तू मुझे बोलेगा, मार के दिखा तो उसे। लेकिन यहाँ पर उसको लॉर्ड कहा जाता है। फिल्म का क्या है ना, फिल्म का फ्लेवर होता है। नहीं, ऑफ कोर्स करेक्ट बोल रहे हैं। जैसे मैं एक किस्सा बताऊंगा। मैं एक फिल्म कर रहा था, टवल धमाल। हाँ, तो वो फिल्म जो थी, हम लोग सिंक साउंड शूट कर रहे थे। अब मैं शूटिंग कर रहा हूँ मकाओ में, और वहां पर 4 एक्टर परफॉर्म कर रहे थे। नाम तो लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है टवल धमाल में कौन था। तो वहां पर शूटिंग चल रही है और बाजू में रोड पे जैक हैमर होता है ना, जैक हैमर चल रहा था। तो और साउंड रिकॉर्ड कुछ उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब शूट करे जा रहा है, कभी उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वन मोर या जैक हैमर चल रहा है। तो मैं उसको पूछा, मैंने यार यार या तो तू बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, या तो तू क्या चक्कर क्या है, तो जैक हैमर चल रहा है तू शूट कर रहा है। बोलता है यार इतने लाउड एक्टिंग कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं, तो मुझे साउंड का प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, मुझे जैक हैमर सुनाई नहीं दे रहा, मुझे इनकी एक्टिंग को दबाना पड़ रहा है। लिटरली मैंने उससे बोला, मुझे कि आवाज दबानी पड़ रही है, इतने जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्लेवर के ऊपर फिल्म है। जो लोग फ्लेवर समझ गए उसे एक्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। अगर गोलमाल फिल्म कर रहे हैं तो गोलमाल जैसा एक्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप कल हो ना कर रहे हैं, मैं हूं ना कर रहे हैं, या गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहे हैं, तो उसका फ्लेवर अलग है।
बस यही फर्क है। अब देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना नेचुरल एक्टर है कि किक में देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल लॉर्ड किया, लेकिन लोगों को पसंद किया ना उसने, लॉर्ड ही था ना ये, लेकिन वो ऐसा कैरेक्टर था ऐसा, लोगों ने पसंद किया। स्टोरी की डिमांड थी। अच्छा लोग पसंद करते हैं, बात मानिए आप, बिलीव कीजिए आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जगदीप साहब जो करते हैं अरे खंबा उखाड़ के अरे भाई, तो क्या वो लॉर्ड हो गया? अभी के लोग करके दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण मुखर्जी साहब बहुत नाम था, लोग देखते थे, जगदीप साहब है, असरानी जी हैं, और हर एक का अपना एक डिफरेंट स्टाइल था। आज की डेट में अगर देखें बहुत सारे एक्टर्स को कंपेयर करें तो मतलब एक अपना पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, पैटर्न नहीं है। बॉलीवुड वाले ये सब भूल गए हैं कि सबको लेके चलना है। उनको क्या लगता है बस शाहरुख खान को लेके चलना है, आमिर खान साहब को लेके चलना है जो 500 करोड़ कमा के दे। 500 करोड़ के चक्कर में ये फिल्म फ्लॉप हो रही है। अगर लोग चाहे ना कि 100 करोड़ कमा ले भैया, तो बहुत सारी फिल्में बन सकती है, बहुत लोगों को काम मिल सकता है। और लोगों का मिल जाएगा। अब देखिए कुकू एफएम जो आ गया, आज आगे क्यों बढ़ रहा है? लॉर्ड की वजह कर। अब उसकी एक्टिंग देखिए कितना लॉर्ड होता है। वर्टिकल सीरीज ना। हाँ करेक्ट। पूरा लॉर्ड एक्टिंग, तो उसके ऑडियंस मिल रहे हैं ना, उसको यूपी और बिहार में ऑडियंस मिल रहे हैं, ऑटो वाले भैया। और उसमें बहुत सारे नोटिस करोगे तो बहुत रिएक्शंस भी करेक्ट नहीं होते हैं आप 5 सीरीज कर लीजिए इसका कुकू एफएम का, आपको फिल्म वाले लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तू लॉर्ड एक्टिंग करता है, जैसे सीरियल्स में होता था पहले, क्योंकि सास भी बहू में, कसौटी में, जो लोग कर लिए उसको फिल्म वाले फिल्म नहीं ले रहे। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग मतलब स्टैंप लगा देते हैं। अरे भाई मजबूरी भी कर रहा हूँ कि आप काम नहीं दे रहे तो क्या करेगा? कुकू एफएम में काम करेगा ना भाई। सही बात है। पैसा तो चाहिए, 7,000 पर डे मिल रहा है, 5,000 पर डे मिल रहा तो करेगा ना। बिल्कुल। लोग फिर लास्ट में फिर वो बेचारा वो घर में बैठा रहता है कि अरे फिल्म में काम नहीं मिलेगा। अब फिल्म में काम मिल ही नहीं रही है, फिल्म उन लोग को मिल रही है जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में। फिल्म बनी नहीं रही, चली नहीं रही है, और साउथ वाले कमा रहे हैं। साउथ वाले देखिए आप, हर तरह की फिल्म है, फ्लेवर है, अच्छे राइटर को चांस नहीं मिल रहा है। मैं सच बताऊं कि राइटर के लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए, राइटर के लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा ये कैसे एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होगा कि हमें चाहिए वेडनेसडे जैसा कॉन्सेप्ट, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कितने सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, उसके पास है एक कहानी, लेकिन आप मिल नहीं रहे। चलो भाई आपके पास मिलने का वक्त नहीं है, आपको सिर्फ पार्टी में जाने का वक्त है, तो एटलीस्ट जो कास्टिंग डायरेक्टर है, एक कास्टिंग डायरेक्टर बना दो उसका हर ऑफिस में, कि भाई कहानी सुने वो, और जो अच्छा लगे उसे डायरेक्टर के सामने सुनाए। पहले जमाने में क्या होता था, डायरेक्टर राइटर जो है ना, वो कास्टिंग करता था एक्टरों का भी और राइटर का भी। अभी वो दौर ही नहीं है, अभी डायरेक्टर को टाइम ही नहीं है। सब कुछ करके दो, पूरा ये भी लिख के दो कि भैया ये कैमरा कहाँ से आएगा, कहाँ से टिल करेगा, कौन सा फ्रेम लगेगा, 50 लगेगा या 80 लगेगा, तब जाके फिल्म बनाने को तैयार होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ एक्शन बोल रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म फ्लॉप हो रही है, कसम से कह रहा हूँ। अगर लोग पहले की तरह मेहनत करें ना, तो साउथ वाले से अच्छी फिल्म बना सकता है बॉलीवुड। सेंस बहुत है, सेंस बहुत से बहुत एटीट्यूड में मर रहे लोग। सर कोई फनी या ऑकवर्ड सिचुएशन बताया ना स्टेज पे जो आपके साथ हुआ हो। नहीं, समझदार पागल कर रहा था मैं, और उसमें मैं नेता पागल का रोल कर रहा था। और हुआ क्या कि जो मैं पजामा कुर्ता पहन कर था, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जारबंद, हाँ जारबंद बोलते हैं ना उसको, क्या जारबंद बोलते हैं? जारबंद, नाड़ा नाड़ा वो टूट गया, मेरा टूट गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं लास्ट में मैं बैठ गया, पूरा सीधा बैठ गया, और बैठ के एक्सप्रेशन दे रहा था। वो अच्छा हुआ कि उस वक्त टूटा जब मेरे डायलॉग नहीं थे, मेरे डायलॉग खत्म हो चुके थे और आने वाला था 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। तो मैं सीधा भागा, पजामा पकड़कर भागा, सामने बाथरूम था, वहां गया और बांधने की कोशिश कर रहा था मैं जल्दी में। लास्ट में ऊपर से बांध के फिर वापस आया, ठीक टाइमिंग पे आ गया मैं जब मेरा डायलॉग शुरू हुआ। 4 पागल थे ना उसमें, तो 3 पागलों का डायलॉग चल रहा था ऑलरेडी। ओके। तो ये बहुत अलग सा मोमेंट था, बहुत मतलब पब्लिक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। अच्छा लोगों को आइडिया नहीं आया। लोगों को आइडिया नहीं था। पर यही तो खास बात होती है थिएटर में
कि अगर आप जैसे डायलॉग भूल भी जाओ तो उसमें ही इम्प्रोवाइज कर लेते हैं एक्टर्स आपस में, पता और नहीं ऐसा चलता है ऐसा भी किसी हुआ कि एक को। नाटक में कर रहा था इस्कॉन में, इस्कॉन मंदिर में कर रहा था। नाटक का नाम था गिरगिट, एंटोन चेखव की लिखी हुई है। उसमें एक सूत्रधार होता है जो आकर कहता है कि ये इंस्पेक्टर साहब है और ये हवलदार साहब है, दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। नाटक का नाम गिरगिट था। तो वो बोलते बोलते भूल गया और बोलता क्या है, ओ शिट, नहीं। तो आज के जमाने के बच्चे थे, वर्ड हमेशा रहता है शिट, ओ शिट। मैं उसी कैरेक्टर में था, इंस्पेक्टर कैरेक्टर में मैं फ्रीज था। मैं फ्रीज से निकला और बोला कंटिन्यू, और फिर फ्रीज में चला गया। क्या तो बात ऐसा है। संभालना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप ये इतने प्लेज आप डायरेक्ट करते हैं, तो जब कभी ऐसा होता है कि एक्टर स्टेज पे है और वो अपना डायलॉग भूल गया, तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चलता है? क्योंकि बिकॉज आप तो उस समय स्टेज पे नहीं होते हैं, क्या चलता है इस समय दिमाग में आपके? नहीं, अगर मैं स्टेज पर नहीं होता हूँ तो मैं डर जाता हूँ मैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बता के रखा हूँ मैं कि कभी डायलॉग भूल जाओ तो सामने वाला बंदा जो है वो संभाले। मैं पहले से ट्रेनिंग दे के रखा था। मैं तो इतना सा ट्रेनिंग दे के रखा है कि ऑडियंस अगर ताली बजा रहा है तो रुकना है आपको। ये नहीं कि ताली बज रहा है, ताली बज रही है और आप बोलते जा रहे डायलॉग, तो फिर डायलॉग आपके 4-5 जन चले जाएंगे। तो मैं इसका ट्रेनिंग भी देता हूँ। मैं खुद ताली बजाता हूँ, मैं ताली बजाता हूँ और वो स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर बंद होता है, ताली फिर स्टार्ट होता है डायलॉग। तो ऐसा ट्रेनिंग दे के भेजता हूँ। ये मैं मिमिक्री करने से और गजल प्रोग्राम वगैरह में निजामत करने से ये सब चीजें आया कि प्रोग्राम को कैसे संभालना है। और कॉमेडी वहीं से सीखा मैं। मिमिक्री मिमिक्री करता था मैं स्टेज पे, तो अभी तो मुश्किल है मिमिक्री करना। थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं राजकुमार साहब, दिलीप कुमार साहब की आवाज़, अमिताभ बच्चन की आवाज़, वरना सारे आवाज़ भूल गया मैं, क्योंकि 25 साल पहले की बात है, 27 साल पहले की बात। आपने अमित जी की बात करी ना, मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा अमित जी का। हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म आंखें, जिसमें अर्जुन नापा, अक्षय कुमार, बैंक रॉबरी के ऊपर था। तो उसमें हम लोग एक सीन परफॉर्म कर रहे थे जिसमें नाइट सीक्वेंस था। एक आर्टिफिशियल बैंक बनाया हुआ था जिसमें बैंक रॉबरी का पूरा प्लानिंग करते वो लोग। तो बैंक रॉबरी से एक रात पहले अमित जी पूजा परफॉर्म कर रहे हैं। सो बड़े कैंडल्स जैसे दिए जले हुए, लंबी ट्रॉली चली हुई, बड़ी हाई कॉन्ट्रास्टिंग लाइटिंग है। वो अमित जी ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है और वो लंबा चौड़ा डायलॉग बोलते हैं अपना, और लास्ट में नारियल फोड़ते हैं। तो जो नारियल फोड़ा जाता है और उसके बाद उनको होल्ड करना है, स्टे करना है। जब नारियल फोड़ते हैं तो ये अंगूठा ना ऊपर रखा जाता है, नारियल ऐसे पकड़ा जाता है। उन्होंने गलती से ऐसे पकड़ लिया और जब फोड़ा तो उनका अंगूठा फूट गया और उन्होंने शॉट नहीं छोड़ा और किसी को पता नहीं है। हम लोग शॉट चल रहा है, किसी को पता नहीं अंगूठा फूट गया। उन्होंने ऐसे ही लेके ऐसे बैठ गया और शॉट होल्ड किया, लुक किया, सब किया। और उसका शॉट कट हुआ तो देखा हमने उनका पूरा कुर्ता रेड हो गया। He had busted his thumb. But कमाल, मतलब जो बात करते हैं मेरे वापस गूज़बम्स आ गए। उन्होंने शॉट नहीं छोड़ा और काफी देर तक होल्ड करके रखा था। That was wow, some caliber. ये सब थिएटर करने से भी सीखते हैं लोग। थिएटर करने से जो बोलते हैं ना, थिएटर क्यों करूं मैं, बहुत टाइम खाता है, बहुत टाइम लेता है, 3 साल 4 साल 5 साल। भाई आपके पास टाइम है तो करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहते हो तो सीखो ना, क्योंकि फिल्म वाले तो सिखाने के लिए बैठे नहीं ना आपके पास। सही बात है, और बहुत बारीकियां सीखने को मिलती 3 हैं। महीना आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप क्या कर लेंगे? 3 महीना एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्या कर लेंगे? बेसिक सीखेंगे आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वेरिएशन कहाँ से आएगा? आपके मेमोरी शार्प कहाँ से होंगे? आपके तलफ़ुज़ जो होता है, डिक्शन कहाँ से अच्छे होंगे? नहीं, लेकिन थिएटर से भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब आप प्ले करते हो। मैंने कहा ना कि ऑडियंस आपको मिलती है। 95% लोग थिएटर वाले हैं। हाँ, कोई बहुत भी confidence इंडस्ट्री में, आता है। ऐसा जब नहीं क्लैप्स होती है ना तो एक अलग सा बूस्ट मिलता है। या वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, हॉलीवुड में तो थिएटर वाले को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और मतलब कोई रीटेक का मामला नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं आप, और अगर गलती हो भी गई, ह्यूमन इंसान है, गलती हो भी गई तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे कवर अप करके स्मूथली निकाल दो। बड़ी कमाल की कला होती है जो थिएटर से आज भी नसीरुद्दीन शाह थिएटर कर रहे हैं, कितना सुकून से रहते हैं वो। उसकी पत्नी कर रही है, उसकी बेटी कर रहे हैं, उसका बेटा कर रहा है। क्यों? मैं क्लासिक लाइफ, बहुत अच्छे मतलब एक अच्छी जिंदगी गुजरती है, एक क्लासिक लाइफ गुजरते हैं आप। अब मैं 27 साल से कर रहा हूँ, मैं कितना सुकून से हूँ मैं। वो नसीर भाई बोलते भी बोलते हैं यार,
फिल्म करना थोड़ा बोरिंग हो गया मेरे लिए, क्योंकि उसमें मेरे को वेट बहुत करना पड़ता है, यू नो, शॉट के बीच में वेट करना पड़ता है, तो मेरे लिए बोरिंग हो गया। मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे जी थे, वो क्या कहते थे कि जब आप तुम फिल्म और सीरियल कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि कर रहे हो, प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन जैसे ही फिल्म और सीरियल में काम नहीं मिल रहा है, बीच में गैप है 15 दिन, थिएटर में आओ, आप नाटक मत करो, नाटक में बैठो, देखो, सीखो। ये करेक्ट। करेक्ट, सीखना तो कभी खत्म नहीं होता। आज परिचय थिएटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एड फिल्म्स और सब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप उनके अंदर ऐसा क्या देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं? नहीं, जब भी कोई स्टूडेंट्स आता है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले मैं बैक स्टेज नहीं करवाता हूँ मैं, क्योंकि बैक स्टेज क्या है, आज के ज़माने में कराएंगे तो 2 साल 3 साल पार हो जाता है। मैं सबसे पहले क्या, एक डायलॉग देता हूँ मैं, छोटा सा डायलॉग देता हूँ मैं, अगर वो कर लेता है तो मैं उससे बड़ा डायलॉग देता हूँ। तो 3-4 दिन में ही मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर पैशन है कि नहीं है। अगर उसके डिक्शन अच्छे हैं, उर्दू अच्छी है और उसकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नाटक में डालते हैं, अच्छा। या फिर उसको 40-50 सोलो परफॉर्मेंस करवाते हैं, ताकि वो सीरियस फिल्म्स में काम कर सकें, एटलीस्ट वो अपना सर्वाइव कर सके। तो हम लोग पहले उसको इसीलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा परिचय थिएटर एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। पहले एक्टिंग सिखाते हैं, कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं, उसकी वॉइस को ठीक करते हैं, उसके डिक्शन को सही करते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन सीन करवाते हैं, कुछ डुएट सीन करवाते हैं, कुछ रोमांटिक सीन करवाते हैं, इमेजिनेशन करवाते हैं, साथ में कैमरा एक्टिंग तो हर 2-3 दिन बाद होता है कैमरा एक्टिंग। उसके बाद मुझे फील होता है कि इसके अंदर पैशन भी है और पेशेंस भी है, हाँ, बोर नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर नाटक में देते हैं। करेक्ट। क्योंकि मेरा जो भी नाटक होता है वो कमर्शियल होता है, टिकट शो होता है, 300 रुपये टिकट, 400 रुपये टिकट, 500 रुपये टिकट से बिका है। एक और द्रोणाचार्य, कोर्ट मार्शल, सुगंधी, अनारकली, है ना, इंग्लिश प्ले, उर्दू प्ले, हिंदी प्ले। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कास्टिंग करूँ जो वक्त दे सके, टाइम दे सके। बाकी लोग 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एटलीस्ट 30-40 डायलॉग सोलो परफॉर्मेंस कर लेते हैं, ताकि ऑडिशन वगैरह दे सके। और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं आज के ज़माने में, करेक्ट। है ना। सानी साहब, आपने हमेशा वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का प्रिंसिपल फॉलो किया है, ये राइट, कहाँ से सीखा आपने? ये मैं सीखा सत्यदेव दुबे जी से। जब मैं वहाँ पर गया था ना, तो सबसे पहले वो मुझे डिक्शन ही थमाया, डिक्शन दे दिया उठा के। मेरी उर्दू अच्छी थी इसलिए वो मुझे प्यार करते थे। तो डिक्शन बहुत ज़रूरी है, आप बिलीव मानिए। आप जितने भी एक्टर देख लीजिए, जितने भी बड़े एक्टर, जो महान एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, दिलीप कुमार हो, उनकी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी कितनी अच्छी है। तो एक लैंग्वेज भी तो पकड़ होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पकड़ होना चाहिए कि आप डायलॉग अच्छे से बोल सकें। अब जो मेरे पास आते हैं बेचारे, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो जो गुरु वहाँ के गुरु हैं, उनका खुद जो है उर्दू अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो वो क्या है कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि घोड़ा को घोड़ा बोल रहे हैं, कपड़ा को कपड़ा बोल रहे हैं। अब वो फिल्म में कैसे एंट्री मारेंगे? तो मैं उनको पहले घोड़ा को घोड़ा बोलने सिखाता हूँ कि भैया घोड़ा नहीं होगा, घोड़ा होगा। जीरो को जीरो बोलते हैं, तो पहले जीरो सिखाता हूँ मैं। ज़रूरत, कशिश, है ना, कोशिश, अंजाम, और अंजाम को भी अंजाम बोलते हैं। मजबूर में नुक्ते लगा देते हैं, मजबूर, तो फिर मैं उसको सिखाता हूँ मजबूर होगा। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है नुक्ते कहाँ लगने चाहिए। तो नुक्ता वगैरह सिखाने के बाद फिर डायलॉग सिखाता हूँ मैं, 40-50 डायलॉग, क्योंकि जितने भी स्ट्रगल घूम रहे हैं, उसके बाद 2-4 डायलॉग फिल्मी डायलॉग होते हैं कि आज तो तुम बहुत खुश होते होंगे, दीवार वाला डायलॉग, वो अदाकारी था। उस जमाने के डायलॉग याद नहीं कर सकते आप। वो जमाना बहुत अलग जमाना था, अदाकारी चलता था, एक्टिंग कहाँ होती थी। नेचुरल एक्टिंग नाम बहुत कम नेचुरल एक्टर थे, जैसे बलराज साहनी साहब थे, दिलीप कुमार साहब थे, बाकी सब लोग तो अदाकारी करते थे। चलता भी था, जैसे राजकुमार साहब, जानी हम राजा है, तो लोग पसंद भी करते थे। हाँ, और आज की डेट में वैसा नहीं कर सकते आप। आज के जमाने में बिल्कुल नेचुरल करना पड़ेगा। मैं लोगों को कहता हूँ कि डोंट शो, आप शो मत करो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ।
डोंट एक्ट, एक्टिंग भी मत करो, बस जो कैरेक्टर है उसी में इंटर कर जाओ। आप सब्जेक्ट में चले जाते हैं, बस एक्टिंग कंप्लीट। अच्छा, अब तक आपने कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा? कम से कम 700-800 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। उसमें से 150-200 लोग तो गांव चले गए कोरोना में, क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाए। अच्छे एक्टर थे वो लोग, शायद वो लोग कभी आएंगे, मुझे उम्मीद है कि आएंगे वो लोग। और 100-150 लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, जिसमें अच्छा नाम है पुनीत शर्मा का, अलाइका शेख का, राजीव पांडे, बहुत सारे नाम हैं जो फिल्मों में सीरियल में काम कर रहे हैं। और कुछ एक्टर डायरेक्टर बन चुके हैं जो फिल्म डायरेक्शन दे रहे हैं, कुकू एफएम में डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे काम, अलग अलग काम कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। ज़रूरी भी है, लेकिन अच्छा रहा, मेरा सफ़र अच्छा रहा, क्योंकि मैं कंटिन्यू करता रहा। अभी भी सफर जारी है। जान तो है। मैं तो ऑलरेडी सीरियल्स फिल्म कर रहा था ऑलरेडी, बहुत सारी फिल्मों में काम किया मैंने, जैसे बाज, एक्सक्यूज मी, जहर, अब तुम्हारे हवाले बात से साथी हूँ, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कर रहे थे, वैसा मैं कर रहा था, कर भी रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिला नाटक, थिएटर करके। क्योंकि नाटक में अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं ना आप। हाँ। किसी में इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो किसी में डॉक्टर बने हुए हैं, तो किसी में प्रिंसिपल बने हुए हैं, किसी में पागल बने हुए हैं, तो कोई इंग्लिश प्ले भी कर रहे हैं, हिंदी प्ले भी कर रहे हैं, उर्दू प्ले भी कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर करने का मजा मिल रहा है। और सीरियस में क्या होता था कि लोग हमेशा स्ट्रगल देख के काम देते थे, अरे ये डॉक्टर लग रहा है भाई, और डॉक्टर के लिए बुला रहे ऐसे ही होती है। तो 25-30 बार तो डॉक्टर बन चुके हैं हम, तो कितना डॉक्टर बनोगे। शकील सर, आपको ये पद्म भूषण और भारत मुनि अवार्ड जो मिले हैं, इनके बारे में प्लीज थोड़ा विस्तार में बताएं। पद्म भूषण अवार्ड मुझे 2010 में मिला था। ये कटक में इंटरनेशनल ओलंपिक फेस्टिवल चल रहा था, और ड्रामा कंपटीशन भी था, तो वहाँ मैं 4 नाटक लेकर गया था। बहुत अच्छी टीम बनी थी उस वक्त। उसमें मेरा नाटक था आधी रात के बाद, शंकर शेष की लिखी हुई, और एंथोनी चेखव की लिखी हुई इंग्लिश प्ले द बेयर। उसके बाद देश बहिष्कृत, 3-4 नाटक लेकर गया था मैं, तो वहाँ मुझे अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और ये भारत मुनि? ये आसाम में मिला था मुझे। वहाँ भी मैं 4 प्ले लेकर गया था, अनारकली और 1 अप्रैल, ये बॉर्डर प्ले है ये। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, बहुत अच्छी कहानी इसकी। इसके राइटर हैं योगेश सुमन, मराठी राइटर हैं योगेश सुमन, पुणे में रहते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। ये पहले मराठी में था, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। उसके बाद एक नाटक और लेकर गया था मैं, अंधों की कहानी थी, टैक्स फ्री। टाइटल्स अच्छे हैं। टैक्स फ्री, प्लीज। तो यहाँ पर भारत मुनि अवार्ड मिला था। अवार्ड तो मैंने बहुत काफ़ी लिए मैंने, क्योंकि मैं नेशनली बहुत नाटक किए मैंने, जैसे वेस्ट बंगाल जाकर, बिहार, पटना, देहरी ऑन सोन, कटक, असम, मतलब बहुत नाटक किया मैंने। तो 4 प्लेस हमेशा आपके लकी रहे। 4 प्ले हुए हैं सब में। करेक्ट, सही पका है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल ना लोग वायरल वीडियोस बनाने के लिए एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो क्या थिएटर उनके लिए भी है? हाँ, अभी मेरे कुछ एक्टर जो है वो यहाँ से थिएटर करके, परिचय थिएटर में थिएटर करके थे 1 साल 2 साल, बहुत बड़े, मतलब हमसे ही बड़ा यूट्यूबर बन गया। मैं परिचय थिएटर से ज़्यादा नाम उनका नाम हो गया। सोचिए ना आप, तो ऐसा है। तो साहिल सर, ये बताया कि थिएटर एक्टिंग का जो डिसिप्लिन होता है, उसकी वजह से क्या फिल्म में एक्टिंग बेटर होती है? नहीं, अगर कुछ लोग फिल्म में डायरेक्ट जाते हैं तो क्या होता है, वो डिसिप्लिन में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आधे पार करने लगते हैं कुछ 2-4 फिल्में मिलने के बाद। लेकिन अब थिएटर में आप बैक स्टेज करते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं,
आप बैठना सीखते हैं 4 घंटा 5 घंटा, छोटे छोटे कैरेक्टर करते हैं आप। कभी आपको घोड़ा बना दिया जाता है, कभी कुत्ता बना दिया जाता है, कभी आपको हाथी बना दिया जाता है, कभी पेड़ बनाया जाता है। तो ये सब करने के बाद आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। आपका जो एटीट्यूड है वो खत्म हो जाता है, और होना भी नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में। आप देखते होंगे कि जितने भी थिएटर के एक्टर हैं, वो वो बहुत पैशनेट होते हैं काम करने के लिए। उसके अंदर पैशन होता है, क्योंकि वो उस हद तक पार कर लेते हैं स्ट्रगल। और वो मैनरिज्म भी आपको सिखा देता है कि जब आप अपने फिल्म या टीवी के शूट पे आप जा रहे हो तो आपको कैसे डिसिप्लिन में वहां रहना है, किस तरीके से सबके साथ मिलके काम करना है, तो वो मुझे भी ऐसा सीखने को लगता है कि मिलता है। डिसिप्लिन के लिए थिएटर ही सबसे अच्छी जगह है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने यार, रियली। तो क्या आपको लगता है कि थिएटर आने वाले टाइम में इंडिया में मास लेवल पर पॉपुलर हो पाएगा? श्योर, व्हाई नॉट। अभी देखिए आप बॉम्बे शहर में पहले 3-4 थिएटर था, हमारे एनसीपीए, पृथ्वी थिएटर, रंग शारदा। अब 4-5-6 जगह नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी देखिए आप, हर गली में एक थिएटर है। वेदा फैक्ट्री, तो वेदा कुंभा, चौबारा, क्रिएटिव अड्डा, माँ स्टूडियो, ऐसा बहुत सारा स्टूडियो बन चुका है यहाँ गली गली में। मतलब आप आराम नगर में चले जाएंगे तो थिएटर ही थिएटर है। तो एटलीस्ट मतलब आमने सामने बैठ के देख रहे हैं लोग नाटक। तो नाटक नाटक ग्रुप भी बड़ा है, और ये अच्छी बात है कि थिएटर लोग कर रहे हैं। लेकिन वही लोग कर रहे हैं जो थिएटर के लिए बिल्कुल समर्पित है, समझे कि नहीं? जिसके अंदर चाहत है, जो पैशनेट है, जो डिजर्व करता है, उसी को काम मिल रहा है। उन लोगों को काम नहीं मिल सकता है थिएटर में जो लोग रील वाले हैं, जो लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे। जिनको बहुत जल्दी है पॉपुलर बहुत होने जल्दी की। है, बहुत जल्दी में है। करेक्ट। इसी वजह से तो एक्टर कहाँ, बड़े बड़े एक्टर कहाँ हैं? गिने चुने 7-8-10 एक्टर हैं बॉलीवुड में, और हॉलीवुड में देखिए आज 200-300 एक्टर हैं। वजह क्या है कि थिएटर से सब आ रहे हैं। वहाँ पर अगर आप एक स्टार को खड़ा कर दें और एक जगह थिएटर एक्टर को खड़ा कर दें, तो लोग, ऑडियंस जो है ना, वो थिएटर एक्टर से ऑटोग्राफ लेते हैं। बहुत महंगा टिकट होता है थिएटर का। पर आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती है जिससे थिएटर मतलब हर एक इंसान तक पहुंचे, क्योंकि पहुंच ही नहीं पा रही ये बात। गवर्नमेंट तो भूल जाइए, क्योंकि अभी के दौर में तो गवर्नमेंट को भूल जाइए। वो जो हमें देते थे टिकट में 50% ऑफ देते थे कि आप कहीं आसाम पटना जाके नाटक करेंगे बॉम्बे से, तो 50% ऑफ था, कंसेशन था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। मुझे तो छोड़िए, जो मतलब 60% जो क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सिटीजन है, उनको भी खत्म कर दिया। तो गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं कर सकते आप। एक ही अदारा है एनएसडी, वही चल रहा है। वो सिर्फ 20-25 लोगों को सिखाना चाहते हैं, 140 करोड़ लोग में से 20 को। वो नहीं चाहता कि हर गली में खुल जाए, हर गली हर मोड़ पे हो जाए। थिएटर तो खुलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आज स्कूल में बच्चों को भी सिखाया जा रहा है नाटक, थिएटर। बड़े बड़े कॉलेज में एमए किया करवाया जा रहा है। थिएटर बहुत ज़रूरी है, थिएटर बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, उससे आदमी की अंडरस्टैंडिंग फॉर अ सिचुएशन ज़्यादा बेटर हो जाती है, किसी चीज़ पे रिएक्ट करना या समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सेंस खोलता है। आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं आप, है ना, आपकी आवाज़ अच्छी हो जाती है, आपका इम्प्रोवाइजेशन अच्छा हो जाता है, आपका इमेजिनेशन अच्छा हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं हम। बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं आप। आपको राइट जाना है तो कौन सा पैर उठाएंगे राइट जाने के लिए? आप ऐसे नहीं कुछ भी Right, अब्रप्टली right, आपने right. कर लिया। वो तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। थिएटर, मैं सच बताऊं तो थिएटर हाउस वाइफ को भी करना चाहिए। ये सोच के नहीं कि फिल्मों में काम करना है, ये सोचिए कि मुझे डिसिप्लिन सीखना है, एक अच्छी अच्छी बातें सीखना है, कहानियां पढ़ना है। लोग पढ़ते ही नहीं है। तो आपने कभी प्लान किया कि जैसे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई प्ले लिखा जाए? मैं या तो किस तरह से? मेरे पास जितने भी प्ले हैं ना, सब एज वाले हैं, और मैं इसलिए ना थ्रू आउट एडमिशन लेता हूँ मैं, नो एज बार। मेरे पास 70 ईयर्स की भी लेडी आती हैं, 70 साल के भी आते हैं, 50 साल के भी है, बच्चे भी है, क्योंकि मैं पर्सनली ध्यान देता हूँ मैं
भीड़ में खड़ा कर दिया ऐसा नहीं है, हम्म, और ज्यादा बच्चे भी नहीं रखता मैं। 3 घंटे की क्लास होती है 2 से 5, उसमें सिर्फ 10 बच्चे, 12 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं रखता। और हर बच्चे को इंडिविजुअल ध्यान देता हूँ मैं। हम्म, वो नहीं है कि पैसे कमाना है, ये शौक है कि अच्छा एक्टर पैदा करना है, true. ये है मकसद। तो शकील सर, कोई अगर आपका थिएटर ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, एंड क्या, अगर इफ यू वांट टू शेयर कि व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर वगैरह, क्या तो आप प्लीज बताना चाहेंगे? मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर 9769803685, और दूसरा नंबर है हमारा 8169021635। इंस्टाग्राम है परिचय थिएटर एसोसिएशन के नाम से, और फेसबुक है परिचय थिएटर के नाम से, शकील सायानी के नाम से। बस काफ़ी है इतना, मुझसे कॉल करके बात कर सकता है, क्योंकि मैं थिएटर जो चला रहा हूँ, एक्टिंग क्लास जो चला रहा हूँ मैं, ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो एक मुआवजा है, गुरु दक्षिणा है। मेरा मेन मकसद है नाटक करना। हर महीने जो शो होता है हमारा नाटक, चाहे वो कोर्ट मार्शल हो या एक और द्रोणाचार्य हो, कोई भी नाटक हो, कॉमेडी हो या सीरियस हो, उससे पैसा कमाते हैं। बच्चों से अगर मान लीजिए 4 बच्चे आ गए तो उससे मुआवजा लेता हूँ कि भैया मैं जो गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा तो मिलना चाहिए। कोई 2.5 लाख 3 लाख नहीं ले रहा हूँ मैं। और 2.5 लाख 3 लाख क्यों देंगे भाई एक्टिंग क्लास के लिए आप? अगर कोई मेरे माँ बाप का लड़का है वो जाके दे देगा 3-4 लाख रुपए, सब तो नहीं दे सकते ना उतना और 3-4 महीने में क्या सीखेंगे आप? पैसा। वहाँ भीड़ काफी है, 25 लोग 30 लोग रहते हैं। यहाँ तो 10 लोग से ज्यादा रखते ही नहीं हम, क्योंकि छोटा जगह है। हाँ 10 लोग रखते हैं, 2 से 3 घंटे सिखाते हैं हम मंडे टू फ्राइडे सिखाते हैं। तो महीने में 20 दिन, अगर आप 3 महीने सीखते हो तो 60 दिन, तो 60 दिन में अगर एक डायलॉग सीखते हैं पर डे, अगर 2 दिन में एक डायलॉग भी सीखते हो तो 30 डायलॉग तो सीख जाते हैं। ऑडिशंस के लिए तो प्रिपेयर हो ही 30 जाते डायलॉग हैं। सीखना मैंने ऑडिशन के लिए आप तैयार हो गए। हाँ अगर और भी आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ नाटक में जुड़ सकते हैं। करेक्ट। नाटक में जुड़ने के लिए सिर्फ 5000 मंथली देना पड़ता है। आप 5000 महीना दीजिए, आप नाटक कीजिए। ओके। वो जो 30,000 बताया 3 महीने का, वो सिर्फ एक्टिंग कोर्स का दाम है, मतलब जो कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं हम, जिसमें हम वॉइस मॉड्यूलेशन, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन और नाटक की रीडिंग, है ना, उर्दू सिखाना, हिंदी सिखाना, वो उसके लिए 30,000 रुपये। अगर आप नाटक में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, वो सिर्फ 5000 दे के आप सीख सकते हैं नाटक। ओके। मेरे साथ नाटक कर सकते हैं, बहुत इजी रखा मैंने। हाँ ये तो अच्छा है, एटलीस्ट हर बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती नहीं, है। क्योंकि कुछ लोग जॉब करते हैं तो सैटरडे संडे भी सीख सकते हैं, हाँ करेक्ट। उसके लिए भी सेम कोर्स है। एक्चुअली आपकी जो जर्नी है वो एक मास्टर क्लास है, मतलब बिलीव की और डिजायर्स को आप कैसे फुलफिल कर सकते नहीं, हैं। लोग पुणे से आते हैं, हाँ, विरार से आते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। कांदीवली, बोरीवली और डुबोवली से, वहाँ से लोग आते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग सैटरडे संडे सीखते हैं। 3 घंटे की क्लास होती है। अभी एक लड़की आ रही है पुणे से, 3 महीने कोर्स कर रही है, 30,000 रुपये देके। रोज आती है? नहीं, सैटरडे संडे वो जॉब करती है ना। तो भी पैशन है इसीलिए आप आते हैं, पैशन है। पैशनेट लोग ही सीख पाएंगे ना। करेक्ट। थैंक यू सो मच शकील जी, आप लाइट्स कैमरा मस्ती में आए और आपने थिएटर के बारे में इतनी वैल्यूएबल बातें बताई हमारी ऑडियंस को। थैंक यू तो मुझे कहना Thank you, चाहिए yeah. श्रद्धा जी को और अंशुमान सिंह ठाकुर साहब को। थैंक यू सो मच। सच्ची बता रहा हूँ मैं। और कैमरा लाइट मस्ती, मस्ती। तो प्लीज वॉच कैमरा लाइट मस्ती। लाइट्स कैमरा मस्ती। अच्छा, लाइट कैमरा मस्ती। यस। तो दोस्तों, आप लाइट कैमरा मस्ती जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शकील सर जैसे मेंटोर बहुत कम मिलते हैं। परिचय थिएटर का नाम उनका काम बताता है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट हियर। लिंक्स, प्लेस और कोर्सेज सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई एम श्योर आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली सेलिब्रिटी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।